रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, है ना। अब अगर सिटीजन किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो किस तरह से रिक्वेस्ट करेगा ये बताया गया है ना। ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर दी हुई है कि भाई हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, तो रिक्वेस्ट किस तरह से की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बोला है कि रिक्वेस्ट एक्ट में जैसा तरीका बताया ना, जिस मैनर में एक्ट में बताया गया है उस मैनर में आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी। रिक्वेस्ट हमेशा राइटिंग में होती है, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ होती है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट सिटीजन कर सकता है, किसको करेगा? पब्लिक अथॉरिटी को करेगा। काहे के लिए? इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब अगर मैंने एक पब्लिक अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन लेने के लिए अप्लाई किया है, बट उस पब्लिक अथॉरिटी को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन तो दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वो दूसरे पीआईओ के पास उस रिक्वेस्ट को क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। तो मैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आई एम विलिंग टू टेक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक अथॉरिटी, तो मैं किसी पर्सन के पास जाऊंगा, दैट पर्सन विल बी पब्लिक पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, है ना। मुझे डिपार्टमेंट में जाकर चक्कर नहीं लगाना है, मैं तो उस डिपार्टमेंट के पीआईओ के पास जाऊंगा, उसको जाकर एप्लीकेशन दूंगा, भाई मुझे इंफॉर्मेशन ला कर दे, वो मुझे इंफॉर्मेशन ला कर देगा। कितने टाइम के अंदर देगा, है ना। तो सबसे पहले एप्लीकेशन हमेशा राइटिंग में जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगी। एप्लीकेशन राइटिंग में जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगी एंड प्रिस्क्राइब फीस के साथ। मैंने आपको बता दिया फीस चार्ज की जाएगी, मैंने बोला 10 रुपए से ज्यादा नहीं होती, नॉमिनल फीस ही ले रहे हैं, है ना। एंड क्या बताया था कि फीस फिक्स नहीं है, फीस डिपेंड करती है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन पर। अगर फीस फिक्स होती तो यहां पर ही बता देते कि भाई फीस फिक्स है, इस हिसाब से इतनी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है? चलो, अब बोला है इंफॉर्मेशन कितने टाइम में देंगे, तो सीधी से मैंने आपको बताया था 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती जाएगी। आज आपने इंफॉर्मेशन की राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब्ड फीस मेरे को रिक्वेस्ट दे दी है पीआईओ के पास, देन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द रिक्वेस्ट इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द पीआईओ टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट। ठीक है। फिर क्या बोला? 35 दिन में हम इंफॉर्मेशन देंगे अगर आपने रिक्वेस्ट एपीआईओ को करी थी। अगर आप डायरेक्ट पीआईओ को रिक्वेस्ट करते हो ना तो वो 30 डेज में दे देगा, बट अगर आपने एपीआईओ को, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दी थी, तो एपीआईओ वो रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करेगा? पीआईओ को, है ना। इसलिए 5 दिन एक्स्ट्रा दे दी है। इफ यू आर मेकिंग एनी रिक्वेस्ट टू एपीआईओ फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, देन सच इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड विद इन 35 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है। फिर बोला है कि अगर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 40 दिन के अंदर दी जाएगी, है ना। एंड उस 40 डेज में भी बोल दिया है मैक्सिमम पीरियड, 40 डेज इंक्लूड्स मैक्सिमम पीरियड प्लस टाइम गिवन टू पार्टीज टू मेक रिप्रेजेंटेशन। वो थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंटेशन देने का जो टाइम दिया है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। वापस से आप पीआईओ को अप्लाई कर दो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आपने अप्लाई किया, उससे 40 दिन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने एपीआईओ को करा, 35 दिन में मिलेगी। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, 40 दिन में मिलेगी। एंड अगर वो इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विथ लाइफ और लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन, अगर वो इंफॉर्मेशन किसी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा दी जाएगी। पॉइंट समझ में आया? 4 चीज याद रखना, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 48 आवर्स। ठीक है। फिर बोला है कि आज अप्लाई किया, अब हम एप्लीकेशन का नेचर देखकर बताएंगे फीस कितनी लगेगी, है ना, क्योंकि फीस तो फिक्स नहीं है। तो बोले फिर फीस कैलकुलेशन करने के अंदर जो टाइम पीरियड लगा है, फीस कैलकुलेशन करने में जो टाइम पीरियड लगा है वो टाइम पीरियड एक्स्ट्रा रहेगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। जैसे आज आपने अप्लाई किया, कल अथॉरिटी ने आपको बता दिया इतनी फीस लगेगी, 3 दिन बाद आपने फीस जमा कर दी, तो 3 दिन बाद से 30 दिन या 35 डेज या 40 डेज या 48 आवर्स, है ना। तो टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन एंड इंटीमेशन ऑफ फीस विल बी एक्सक्लूडेड, ये बता दिया मैंने आपको। दूसरा क्या बोला है? 30 दिन में या यूं कह लो प्रिस्क्राइब टाइम में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए थी, वो प्रिस्क्राइब टाइम में अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, डीम्ड रिफ्यूजल कहलाता है। अगर प्रिस्क्राइब टाइम में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, डीम्ड रिफ्यूजल कहलाता है। डीम्ड रिफ्यूजल मतलब मान लिया जाता है कि भाई ने इंफॉर्मेशन देने से क्या कर दी है? मना। इफ यू आर नॉट रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन इन प्रिस्क्राइब टाइम एज डिस्कस्ड अबाउ, देन इट इज प्रिज्यूम्ड कि अथॉरिटी हैज रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर क्या बोला है? डिले रिस्पॉन्स अगर किया जाता है तो उसकी कोई एडिशनल फीस नहीं दी जाएगी।
क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट बहुत कुछ रिपीटेड मिलेगा इसके अंदर, है ना? देखें क्या क्या कहा गया है। नेक्स्ट हमें दिया है ड्यूटीज ऑफ पीआईओ। इसमें मैक्सिमम चीज तो रिपीटेड है, जस्ट हमने ऊपर पढ़ी, है ना? तो सबसे पहले पीआईओ, हमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम किसको रिक्वेस्ट करेंगे? बोले पीआईओ को। जब हमने पीआईओ को रिक्वेस्ट की है उससे कितने दिन में? 30 डेज के अंदर वो हमें क्या अवेलेबल करा देगा? इंफॉर्मेशन। बट अगर इंफॉर्मेशन किसी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड है 48 आवर्स में करा देगा। बट अगर इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो 40 दिन के अंदर कराएगा। अगर हमने अप्लाई एपीआईओ को कर दिया था तो फिर इंफॉर्मेशन 35 डेज में दी जाएगी। तो इट्स ड्यूटी ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कि अगर कोई रिक्वेस्ट उसके पास आती है तो सबसे पहले जो पर्सन रिक्वेस्ट लेकर आया है वो रिक्वेस्ट बेटा राइटिंग में देगा या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देगा प्रिस्क्राइब फीस के साथ। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है एज अ पीआईओ कि आप उसे असिस्ट करो। किस चीज में असिस्ट करें? कि अगर वो राइटिंग के अंदर एप्लीकेशन लिखने के लिए अपने साथ पेन या पेपर लेकर नहीं आया, देन इट्स योर ऑब्लिगेशन कि आप उसे असिस्ट करें कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखना है, पेन वगैरह अवेलेबल करा दें। प्रैक्टिकली यही होता है ना? तो आप उसे नेसेसरी असिस्टेंस देंगे सो दैट ही कैन राइट हिज रिक्वेस्ट इन राइटिंग। ठीक है, सारा नेसेसरी असिस्टेंस देंगे। फिर उससे आप जब रिक्वेस्ट ले लेंगे तो फिर वही 4 चीज रहेगी। रिक्वेस्ट मिलने से 30 डेज में आप उसे इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर एपीआईओ के पास आइए तो 35 डेज में दी जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में एपीआईओ की ड्यूटी बनती है कि रिक्वेस्ट आने से 5 दिन में वो पीआईओ को इंटीमेट कर दे, ताकि नेक्स्ट 30 डेज में पीआईओ क्या प्रोवाइड करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फिर अगर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व था तो 40 डेज के अंदर हमें इंफॉर्मेशन देनी है। बट अगर लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 आवर्स के अंदर आपको क्या प्रोवाइड करनी है? इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी है। ये क्लियर हुआ, है ना? चलो फिर अगर इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 और 9 वाली है तो सेक्शन 8 और 9 में बताया था मैंने कि एग्जाम्पशन से 8 और 9 आगे डिटेल के अंदर आता है। डिटेल के अंदर अपन देखते हैं, है ना? नेक्स्ट बोला है अगर पीआईओ रिजेक्ट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन देने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वो ही शोइंग इज इनएबिलिटी टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में इनकेपेबल है ना? तो प्रिस्क्राइब टाइम में, प्रिस्क्राइब टाइम कौन सा? जो इंफॉर्मेशन देने का प्रिस्क्राइब टाइम था, उस प्रिस्क्राइब टाइम में आप क्या करोगे? इंटीमेट कर दोगे। किसको इंटीमेट कर दोगे? एप्लीकेंट को इंटीमेट करोगे। क्या इंटीमेट करोगे? पहला कि हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते ड्यू टू सच रीजंस। कहने का मतलब आपको रीजंस बताने पड़ेंगे किन कारण से आप क्या नहीं कर सकते हो? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। वो सेक्शन 8 में एग्जम्प्ट है या 9 के कारण नहीं दे सकते। ठीक है, वॉट एवर इज द रीजन यू विल हैव टू डिस्क्लोज। ठीक है। सेकंड, आप ये बताओगे कि इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जा रही है, ये डिसीजन किस अथॉरिटी ने लिया है। सेकंड, आप उसे ये बताओगे ये इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे रहे हैं, ये डिसीजन किस अथॉरिटी ने लिया है। ठीक है। एंड थर्ड, आप उसे ये बताओगे कि भैया तू मेरे डिसीजन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है ना, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा ना, मैंने इंफॉर्मेशन देने से मना करी, तो तू मेरे डिसीजन के अगेंस्ट क्या कर सकता है? अपील। किस अथॉरिटी के पास कितने टाइम में अपील की जा सकती है, ये भी पीआईओ ही बताएगा। वापस से पीआईओ की ही ड्यूटी बनती है, पहला या तो वो प्रिस्क्राइब टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, दूसरा अगर वो प्रिस्क्राइब टाइम में इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है तो प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर ही वो क्या कर दे? रिफ्यूज कर दे। अब अगर वो रिफ्यूज कर रहा है ना कि मैं इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक तो वो रिफ्यूजल के क्या बताएगा? रीजंस बताएगा। दूसरा वो ये बताएगा ये किस अथॉरिटी का डिसीजन है, क्योंकि पीआईओ तो कंसर्न अथॉरिटी से जाकर आपको इंफॉर्मेशन ला कर देता, तो वो ये बताएगा ये किस अथॉरिटी का डिसीजन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि आपको इंफॉर्मेशन देने से वो मना कर रहा है। और अगर उस अथॉरिटी के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है यार ये तो इंफॉर्मेशन देने में आनाकानी कर रहे हैं, इन्हें इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ये नहीं दे रहे हैं, तो हम फिर उस अथॉरिटी के डिसीजन के अगेंस्ट क्या करेंगे? अपील करेंगे। तो ये भी यही बताएगा कि भैया इसके अगेंस्ट अपील करनी है ना, तो इसके पास जाकर अपील करना और इतने टाइम के अंदर अपील कर सकते।
ये चीज आगे समझ में अपने को, है ना। फिर क्या बोला है कि अब पीआईओ अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो जिस मैनर में हम इंफॉर्मेशन चाहते थे, उसी मैनर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। मैंने बोला था मुझे इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन देना, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन दोगे। मैंने बोला था मुझे फिजिकली चाहिए, आप फिजिकली दोगे, ठीक है। बट जिस मैनर में एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन चाहता है उस मैनर में इंफॉर्मेशन देना अगर पीआईओ के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसके रिसोर्सेज से डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा। उसके पास उतने रिसोर्सेस ही नहीं है, गवर्नमेंट ने उसे उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करवाए कि वो आपको प्रैक्टिकली सारी इंफॉर्मेशन उस मैनर में दे सके जिस मैनर में आप चाहते हो। तो फिर वो अपनी इनेबिलिटी शो कर देगा, और जिस मैनर में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है उस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल एक्सेस। बोले क्या मतलब? बोले जितनी इंफॉर्मेशन आपने चाहिए थी ना, जितनी इंफॉर्मेशन आप मांग रहे थे ना, अब पीआईओ का कहना भाई मैं इतनी पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं जितनी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो उसका कुछ पोर्शन तो प्रोवाइड कर सकता और बाकी इंफॉर्मेशन भी नहीं दे सकता है। वापस से पीआईओ का ये कहना पड़ता है कि मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन जितनी आपने मांगी है उतनी तो नहीं दे सकता, बट हाँ फिर भी मैं इंफॉर्मेशन आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन, पार्टली इंफॉर्मेशन आई कैन प्रोवाइड, बट नॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिजाइड बाय यू। अब अगर वो पार्शियल इंफॉर्मेशन देने को तैयार है, इज नॉट रेडी टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय अस, इन दैट सिचुएशन पीआईओ की क्या ड्यूटी बनती है वो बताए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ पीआईओ इज नॉट प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेंट, इन दैट सर्कमस्टांसेस क्या ड्यूटीज बनेगी पीआईओ की वो हम देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। चल क्या बोला है, सबसे पहले वो इंटीमेशन दे देगा, एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगा। बोले क्या इन्फॉर्म करेगा? बोले भैया मैं पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकता, ये पार्शियल इंफॉर्मेशन तेरे को दूंगा, है ना। तो बोलेगा ओनली पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड रिक्वेस्टेड आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो पोर्शन वो नहीं दे रहा है उसके रीजंस क्या हैं वो रीजंस वो आपको बताएगा, वो बताने के लिए वो बाउंड है। दूसरा रीजंस हो जाएंगे, किस अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है वो भी बताना पड़ेगा। तीसरा क्या, वही अथॉरिटी, किस अथॉरिटी का डिसीजन है। फिर आपने जो फीस पे की थी वो तो पूरी इंफॉर्मेशन की थी, हमने बोला था फीस तो किस बेसिस पर होती है, बोले यार फीस तो वो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती है, और हमने जो फीस दी थी वो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन की दी थी। अब आप पूरी इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे हो तो फिर वो जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली कितनी फीस होना चाहिए वो फीस आपको कैलकुलेट करके बता देगा, ठीक है। फिर क्या कि his or her right with respect to review of the decision regarding non-disclosure of part of the information, the amount of fees charged or the form of access provided। तो ये चीजें ध्यान में, ये चीजें ऑब्लिगेशन बनती है कि अगर पार्शियल एक्सेस है इंफॉर्मेशन तक, अगर क्या है पार्शियल एक्सेस है, तो पहले तो वो ये बताएगा कि मैं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड। दूसरा वो ये बोलेगा कि ये इस अथॉरिटी का डिसीजन है और भाई तो इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कर देना। तीसरा वो ये बताएगा कि पूरी की फीस इतनी थी या पार्शियल की फीस इतनी है, और वो पार्शियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के रीजंस बताएगा, ठीक है। चलें, फिर क्या बोला है कि अगर इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से रिलेटेड है या कॉन्फिडेंशियल है थर्ड पार्टी के लिए, तो फिर विद इन 5 डेज के अंदर पीआईओ क्या करेगा, नोटिस प्रोवाइड कर देगा थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी के अंदर हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है, अगर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 5 दिन के अंदर आप उसे इंटीमेट कर देंगे, है ना। एंड फिर रिप्रेजेंटेशन देने के बाद ही क्या किया जाएगा, थर्ड पार्टी के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन अ चांस टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। पीआईओ ने थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मांगी है तो उसे चांस दिया जाएगा 10 दिन के अंदर, एंड फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, या मना करेगा तो वो रीजन। क्लियर है? नेक्स्ट, एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि ऐसा नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाएगी, है ना। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जिन्हें एग्जाम कर दिया गया है। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 8,
ये कौन सा सेक्शन है? 8 सेक्शन है, आरटीआई का सेक्शन 8 है, जो कि ये बताता है कि भाई पार्शियल इंफॉर्मेशन, सॉरी, इन केसेस के अंदर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, इन केसेस में एग्जम्पशन है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से। लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, समझा मैं रहा हूं, डिस्कस मैं आपसे कर रहा हूं, बट अच्छा आरटीआई में 99% केसेस में आप मान के चलो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनते इसके ऊपर। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन रेयरली बनते हैं, हार्डली 0.1%, अदरवाइज यू मे एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, है ना। एंड ये एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर विच इज बीइंग आस्क्ड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, चले देखें, है ना। अब कुछ कैटेगरी की इंफॉर्मेशन ऐसी है जिन्हें क्या प्रोवाइड किया गया है? एग्जम्पशन प्रोवाइड किया। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जिन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हाँ, सबसे पहले ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, भारत की एकता और अखंडता से रिलेटेड है। अगर वो इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की तो सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री या डिफेंस ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट हो जाएगा। तो भाई आप खुद सोचो, प्रोवाइड करोगे क्या इंफॉर्मेशन? नहीं करोगे ना, तो भाई तो बोल रहे हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो सकती है, डिफेंस के अगेंस्ट हो सकती है, कंपनी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकती है, बोले इंफॉर्मेशन थोड़ी प्रोवाइड करेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। फिर क्या बोला है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, बोले कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से मना किया है, और वो इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कोर्ट की अवहेलना हो जाएगी, अवमानना हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। मैम, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोजर इज फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब प्रोहिबिटेड बाय कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल, अगर वो इंफॉर्मेशन आप फिर भी प्रोवाइड करते हो तो उस इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कोर्ट की अवहेलना हो रही है, अवमानना हो रही है, इंसल्ट हो रही है, वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। फिर बोला है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की कैटेगरी में आ रही है ना, जिस इंफॉर्मेशन को पार्लियामेंट ने क्या दिया है? प्रिविलेज दिया है कि ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगी, वो पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर कमर्शियल कॉन्फिडेंस, है ना, गवर्नमेंट की ऐसी इंफॉर्मेशन जो कमर्शियल कॉन्फिडेंस वाली है। कमर्शियल कॉन्फिडेंस वाली है मतलब गवर्नमेंट का ट्रेड सीक्रेट है, गवर्नमेंट भी सोवरेन फंक्शन करती है, नॉन सोवरेन फंक्शन करती है। नॉन सोवरेन फंक्शन में गवर्नमेंट भी आपके और हमारे जैसे बिजनेस कर सकती है, जैसे बीएसएनएल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अब वो भी तो अपना बिजनेस ही कर रहा है ना। अब आप बीएसएनएल से बोलो कि यार तेरी पॉलिसी बता, तेरे ट्रेड सीक्रेट्स बता, या तेरा कोई ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में राइट्स है, उनके बारे में बता। या तो आप खुद बताओ, बताएंगे क्या? नहीं ना। यहां तो गवर्नमेंट वैसे भी सोवरेन काम नहीं कर रही है ना, यहां तो गवर्नमेंट वैसे भी आपके खर्चे पर, आपके बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही ना, वो तो गवर्नमेंट अपने बेनिफिट का काम कर रही है ना। तो अगर कोई कमर्शियल सीक्रेट होता है, ट्रेड सीक्रेट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में राइट्स होते हैं, उन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी बाउंड नहीं है। फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हमें फॉरेन गवर्नमेंट से मिली है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, फॉरेन गवर्नमेंट ने हमें दी थी, बोला था किसी को बताना मत, तो हम ये नहीं करें कि हम किसी को बता दें और क्या बोले किसी को बताना मत, फिर वो किसी को दे दे और क्या बोले किसी को बताना मत, है ना, तो ऐसा नहीं करना। फिर क्या बोला है? ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे अगर डिस्क्लोज किया जाता है तो किसी व्यक्ति की लाइफ के लिए वो क्या हो सकती है? डेंजरस हो सकती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे अगर डिस्क्लोज किया जाएगा तो वो किसी पर्सन की लाइफ के लिए क्या हो सकती है? डेंजरस हो सकती है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या हो सकती है? डेंजरस। बोले क्या मतलब? जैसे कई बार होता है ना, गवर्नमेंट बोलती है कि आप इस ऑफेंडर का पता बताओ, आप इस ऑफेंडर का पता बताओगे हम आपको रिवॉर्ड देंगे। अब मालूम पड़ा कोई ऑफेंडर है, उसका हमने इंटीमेशन दे दी पुलिस को, ठीक है, एंड पुलिस ने उस ऑफेंडर को पकड़ लिया। अब मालूम पड़ा क्या हुआ? वो ऑफेंडर या उसके ग्रुप वाले हमसे बदला लेना चाह रहे हैं, इससे हमारी लाइफ डेंजर में आ गई है, हमारी सेफ्टी का क्वेश्चन अराइज हो गया है, हम तो अच्छा करने गए थे, हमारा बुरा हो जाएगा। तो फिर अगर कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है जिससे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ खतरे में आ सकती है, हमारी सेफ्टी को
हम पहुंच सकता है तो फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बोल देगा कि ये इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक डोमेन एज इट मे डेंजर टू लाइफ और सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। समझ में आया? वन ऑफ द एग्जाम्पल था। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देने से, कई बार होता है ना कि कोई ऑफेंडर होते हैं या दूसरे व्यक्ति होते हैं, गवर्नमेंट उन्हें दूसरी जगह बसा देती है, सेटल कर देती है दुनिया से अलग। अब आप उनकी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर क्या बोला है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या प्रोसिक्यूशन चल रहा है और उससे रिलेटेड अगर आप इंफॉर्मेशन मांगते हो और अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के कारण वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जो है या कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, उस प्रोसेस को हार्म पहुंच सकता है, उस प्रोसेस को नुकसान पहुंच सकता है, वो इंफॉर्मेशन भी हम अवेलेबल नहीं कराएंगे। फिर कैबिनेट के पेपर्स जो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरीज हैं, इनके पेपर्स जो हैं, है ना, जो मंत्री परिषद होता है, कैबिनेट होता है, इनके पेपर्स जो हैं वो पेपर्स भी पब्लिक को अवेलेबल नहीं करवाए जाते हैं, है ना। वो पेपर्स भी पब्लिक को क्या नहीं करवाए जाते हैं, अवेलेबल नहीं करवाए जाते हैं। ठीक है, बट कैबिनेट ने अगर उन पेपर्स के बेसिस पर कोई डिसीजन लिया है, कोई लॉ बना दिया है, कैबिनेट ने उन पेपर्स के बेसिस पर, जो पेपर्स हम बोल रहे हैं ना कैबिनेट के पेपर से, और वो पेपर्स हम अवेलेबल नहीं करवाएंगे, बट कैबिनेट वालों ने अगर उन पेपर्स के बेसिस पर कोई डिसीजन लिया है, अगर उन पेपर्स के बेसिस पर क्या लिया है, कोई डिसीजन लिया है, तो फिर वो पेपर्स आप डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड हो, वो पेपर्स आप छुपा नहीं सकते। ठीक है, अदरवाइज अगर नॉर्मली गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके द्वारा जो भी डेलिब्रेशन दिया जाता है, आपस में मीटिंग करके डिस्कशन किया जाता है और वो पेपर्स फिर कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन अगर उन पेपर्स के बेसिस पर गवर्नमेंट ने किसी तरह का डिसीजन लिया है, लॉ बनाया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, तो आपको वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी, आप देने से मना नहीं कर सकते। चलें, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो किसी की प्राइवेसी को हम पहुंचा सकती है, वो भी नहीं दी जाएगी जब तक कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो, है ना। तो रिपीट कर लेते हैं फटाफट से। पहला, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, वो नहीं दी जाएगी, है ना। फिर दूसरा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो फॉरबिडन बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, वो भी नहीं देंगे। फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस से रिलेटेड है, वो भी नहीं दी जाएगी। फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी का कमर्शियल सीक्रेट है, वो भी नहीं दिया जाएगा। फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से हमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली थी, वो इंफॉर्मेशन भी हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर अगर इंफॉर्मेशन देने से किसी व्यक्ति की लाइफ या सेफ्टी को खतरा हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। एंड अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उस प्रोसेस को नुकसान पहुंचेगा, वो इंफॉर्मेशन भी हम नहीं देंगे। एंड लास्ट, कैबिनेट के पेपर्स जो होते हैं, मंत्री परिषद के पेपर्स जो होते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे। लेकिन अगर उनके बेसिस पर डिसीजन लिया गया है तो वो इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगी, आप देने से एनओ मना नहीं कर सकते। चलिए, रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, ये बता दिया मैंने आपको कि अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है, रीजंस बता दे, अथॉरिटी का नाम बता दे, अपील का टाइम बता दे, खत्म। हाँ, प्रिस्क्राइब टाइम में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो डीम्ड रिफ्यूजल कहलाएगा। पार्शियल डिस्क्लोजर, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, नथिंग इज न्यू। नाउ, हु इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, कि ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अब हम ये पढ़ रहे हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट ही एक्सक्लूडेड है। इन डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगोगे, वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। वो सेक्शन 8 पढ़ा था हमने, है ना। ये सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, ये हम 24 पढ़ रहे हैं, है ना। दोनों में डिफरेंस समझ के चलें। हु इज एक्सक्लूडेड मतलब यहां गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट बताए हैं जिनसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांगोगे नहीं मिलेगी। सेक्शन 8 में हमने क्या पढ़ा था कि एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, कुछ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन,
वो नहीं दी जाएगी। बाकी आप इंफॉर्मेशन हमसे मांग लो, हम दे देंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। तो गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो हु इज एक्सक्लूडेड में सब गवर्नमेंट और जो इंटेलिजेंसी वाली एजेंसीज होती है उनके नाम दिए बेटा, ये याद करने। SIB है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट है, CBI वाले हैं, CID वाले हैं। CID वो नहीं जो सोनी पे आता ना, CID दया वाला, फिर BSF है, CRPF है ना, ये सब अथॉरिटीज के नाम पढ़े हैं आपने। ये सब डिफेंस से रिलेटेड है, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, है ना। बट इसमें एक चीज ये समझ के चलना है कि एक्सक्लूजन एब्सोल्यूट नहीं है। क्या मतलब? तो बोले क्या ये किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देगी? बोले हाँ, ये किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देगी, बट एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन याद करना है। ऊपर जो अथॉरिटीज थी बेटा, उनका नाम आपको याद करना। उन अथॉरिटीज का मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है, वो आप खुद समझें। वो इंटेलिजेंसी या सीक्रेट सर्विसेज वाली या नेशनल डिफेंस के पर्पज से काम करने वाली अथॉरिटीज में, है ना, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, सीधी सीधी सी बात है। अब यहां हमें क्या बोला है कि क्या ये किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देगी? तो बोले हाँ, नॉर्मली तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देगी, बट इसके एक्सेप्शंस हैं। इन केसेस में इन्हें भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी, है ना। चले देखते हैं क्या बोला है कि अगर करप्शन का कोई एलिगेशंस लगता है, अगर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, जिन डिपार्टमेंट के अपन ने नाम पढ़े ना, इन डिपार्टमेंट में अगर करप्शन का कुछ चार्ज लगे हैं, है ना, काय के चार्ज लगे हैं, करप्शन के अगर कोई चार्ज लगे हैं, या क्या बोला है, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, या क्या बोला है बेटा, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। वापस से, जैसे रॉ वाले हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, रॉ का नाम सुना, मूवी में ही सुना होगा, है ना। आपने ये जो जासूसी वाली मूवी आती है, जैसे अक्षय कुमार वाली आती है, बेबी मूवी देखी, उसमें रॉ का नाम सुना होगा, है ना। एक था टाइगर में, रॉ का नाम सुना होगा आपने। वो हमारी एजेंसी है, जैसे पाकिस्तान की एजेंसी है ना ISI, ऐसे हमारी एजेंसी रॉ है। अब हम वो देश के सुरक्षा के लिए काम करते हैं। अब अगर हम उनसे कोई इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो वो नहीं देंगे। लेकिन अगर रॉ में किसी व्यक्ति के अगेंस्ट करप्शन का एलिगेशंस लगा, उसके ऊपर आरोप लगा था करप्शन का, वो इंफॉर्मेशन फिर अगर किसी ने मांगी कि वो करप्शन वाले मैटर का क्या हुआ, तो वो आपको बताना पड़ेगी। या बोला है ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, ये मूवीज में देखता है ना, ह्यूमन राइट्स पर आ जाते हैं बहुत, मानवाधिकार का उल्लंघन, है ना। ये एजेंसीज होती हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं। तो अगर बोले ह्यूमन राइट के वायलेशन के बारे में बताया गया था, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी। तो ये दो मैटर पर ये अथॉरिटीज भी इंफॉर्मेशन देगी। पहला, करप्शन के चार्जेस हैं, दूसरा ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। बट इंफॉर्मेशन केवल और केवल CIC की परमिशन से दी जाएगी, वो भी 45 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। अब ये CIC कौन? ये नई अथॉरिटी आ गई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अगला हेडिंग ही वही दिया है, CIC। तो बोला आप CIC की कंसेंट से, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, उनसे आप कंसल्ट करोगे, उनकी अप्रूवल ले लोगे, उन्होंने अप्रूवल दे दी, देन जब आपको रिक्वेस्ट की थी वहां से 45 डेज में। चार चीजें ध्यान रखना है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्हें क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। बोले किस चीज से एक्सक्लूड कर दिया है? बोले ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। दूसरा, ये एक्सक्लूजन एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है। तो बोले कौन सी देना है? तो बोले अगर ह्यूमन राइट वायलेशन था, या सेकेंडली क्या बोला आपने, करप्शन चार्जेस थे, तो बोले देना पड़ेंगे। तो बोले दे दें कि किसी से पूछना? बोले नहीं पूछना पड़ेगा। बोले किससे पूछें? तो बोले आप अपने CIC से पूछ लो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। बोले वो कौन? बोले अगले हेडिंग में आ रहा ना, अथॉरिटी बता रहे हैं उसके बारे में, उससे पूछ के दे दो। एंड 45 डेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन। क्लियर है? हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट दिया है इंफॉर्मेशन कमीशंस, है ना। तो जैसे यहां हर मैटर पर दो अथॉरिटी चल रही है ना बेटा, हर मैटर पर यहां क्या हो रहा है, दो तरह की अथॉरिटी चल रही है। एक तो कौन है अपना सेंट्रल वाले, एक कौन है अपना स्टेट वाले। जैसे सेंट्रल वाले के लिए CPIO था, CAPIO था, फिर SPIO था, SAPIO था। ऐसे ही यहां इंफॉर्मेशन कमीशन है, एक अथॉरिटी है इंफॉर्मेशन कमीशन।
जो सेंट्रल वाले की भी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट की भी रहेगी। ठीक है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट वाली है, मिला नीचे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो जाएगा। एक सीआईसी हो गई, एक क्या हो गई, एसआईसी हो गई। समझ में आया आपको? एक तो अब ये आपको लग रहा होगा कि नई अथॉरिटी क्यों आ गई, इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना। अभी हम इस अथॉरिटी के फंक्शन पढ़ेंगे, उन फंक्शन से हम कंपेयर कर पाएंगे कि ये नई अथॉरिटी की जरूरत क्यों है ना। तो पहले हम इस अथॉरिटी का कंपोजिशन देखते हैं, फिर हम जब इसके फंक्शन देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि नई अथॉरिटी की जरूरत क्यों थी। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया ना, इंफॉर्मेशन कमीशन दो तरह के रहेंगे, एक सेंट्रल वाला रहेगा जिसे सीआईसी कहेंगे, एक स्टेट वाला रहेगा जिसे एसआईसी कहेंगे, है ना। तो सबसे पहले बोला है, अच्छा अब आप खुद बताओ, सेंट्रल वाला कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट वाला कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल सी चीज है ना। तो बोल दिया है, अच्छा सब गवर्नमेंट सारे काम कैसे करती है, ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा। गवर्नमेंट सारे काम कैसे करती है, ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा। तो ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा क्या किया जाएगा, सीआईसी बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसआईसी बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर बोले सीआईसी में कौन होगा, तो बोले एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा। कौन होगा बेटा, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और बाकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, 10। ऐसे ही स्टेट के अंदर क्या हो जाएगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मैं सेंट्रल वाला डिस्कस कर रहा हूं, स्टेट वाला बिल्कुल वैसा ही रहेगा, सेंट्रल की जगह कौन सा नाम आएगा, स्टेट का, है ना। फिर क्या बोला है, इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, किसकी रिकमेंडेशन से, एक कमिटी की रिकमेंडेशन से। कमिटी के अंदर कौन कौन होगा, बोले प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कमिटी का कौन होगा, चेयरमैन। फिर अपोजिशन में, लोकसभा में अपोजिशन का लीडर होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या किए जाएंगे, नॉमिनेट। वापस से सीआईसी बनाएगी कौन, बोले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीआईसी बनाने के लिए कंसल्ट करेगा उससे, एक कमिटी से। बोले कमिटी में कौन होगा, तो बोले एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, मतलब मोदी जी हो जाएंगे, वो उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। फिर हमारा लोकसभा में जो अपोजिशन है ना, उसका जो लीडर है वो होगा, एंड फिर जो मिनिस्टर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं वो मिनिस्टर्स रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, है ना। फिर क्या बोला है कि ये सब व्यक्ति जो है वो, इनकी क्वालिफिकेशन जनरल दी है कि भाई अच्छे पढ़े लिखे समझदार होना चाहिए। फिर जो सीआईसी है उसके ऊपर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का सुपरिटेंडेंस रहेगा, कंट्रोल रहेगा। जो जितने भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो किसके कंट्रोल में काम करेंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के कंट्रोल में काम करेंगे। ठीक, इनका अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होगा, या अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। इनका री अपॉइंटमेंट नहीं होगा। सैलरी वगैरह सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा डिटरमाइन किया जाए। ये जनरल है, रीडिंग लगा सकते हैं, सिंपल सी चीजें। सेम चीजें एसआईसी के लिए है ना। नेक्स्ट, अब ये अथॉरिटी बनाने की जरूरत क्यों हुई, वो अथॉरिटी बनाने की जरूरत इनके पावर से समझ में आएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो काम क्या करेगा, क्यों बनाया गया है ये अथॉरिटी। तो सबसे पहले बोल दिया है, इनकी ड्यूटी बनती है कंप्लेंट रिजॉल्व करने की। किसी भी पर्सन को कंप्लेंट करनी है इन मैटर्स पर, किसी भी पर्सन को कंप्लेंट करनी है इन मैटर्स पर, तो वो कंप्लेंट कर सकता है किसके पास जाकर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाकर। कौन से इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, बोले अगर वो मैटर सेंट्रल के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो सीआईसी के पास, बट अगर वो मैटर स्टेट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो एसआईसी के पास। ठीक है, तो पहला किस मैटर पर कंप्लेंट होगी, तो बोले अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए पीआईओ का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है ना, अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए पीआईओ का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है ना, तो फिर अगर वो डिपार्टमेंट सेंट्रल का है तो आप कंप्लेंट जाकर सीआईसी के पास कर सकते हो, अगर वो डिपार्टमेंट स्टेट का है तो आप कंप्लेंट जाकर एसआईसी के पास कर सकते हो। अब बोलोगे यार हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बट यहां तो पीआईओ का ही अपॉइंटमेंट नहीं किया। ठीक है, फिर क्या बोला है, अगर पीआईओ ने इंफॉर्मेशन देने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है,
तो कंप्लेंट लेकर आप किसके पास आ जाओगे? आईसी के पास, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। फिर हमने बोला था कि प्रिस्क्राइब टाइम अगर खत्म हो जाता है और प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर कोई इंटीमेशन नहीं मिलती है तो क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड रिफ्यूजल, है ना। अब अगर प्रिस्क्राइब टाइम हो गया और हमें कोई इंटीमेशन नहीं मिली, हम मान लेंगे कि सामने वाले ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दी है। अगर इंफॉर्मेशन देने से मना कर दी है तो हम कंप्लेंट किसके पास करेंगे जाकर? बोले सीआईसी या एसआईसी के पास। फिर हमें लगता है कि जो फीस चार्ज की जा रही है, हमें लगता है कि जो फीस चार्ज की जा रही है वो फीस एक्सेसिव है, ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो हम कंप्लेंट कर देंगे। फिर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट दी गई है, इंफॉर्मेशन तो दी है बट इंफॉर्मेशन कैसी दी है? इनकम्प्लीट दी है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, तो भी ऐसी सिचुएशन में हम सीआईसी या एसआईसी के पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। एंड इसी तरह से दूसरे मैटर्स। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये बड़ी अथॉरिटी की और जरूरत क्यों हुई, क्योंकि जो पीआईओ हैं वो तो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बॉडी हो गया, बट मेनली जो एक्ट के प्रोविजंस कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उन्हें चेक करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी रहेगी, दैट अथॉरिटी विल बी सीआईसी और एसआईसी एज द केस मे बी। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था, क्या पीआईओ का अपॉइंटमेंट नहीं है तो आ जाओ। दूसरा, इंफॉर्मेशन देने से मना कर दी है तो आ जाओ। तीसरा, स्पेसिफाइड टाइम में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो आ जाओ। फिर फीस ज्यादा ले रहा है तो आ जाओ। फिर इनकम्प्लीट, फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है तो आप आके कंप्लेंट कर लो। इसी तरह के मैटर, ठीक है। फिर ये सीआईसी जो है, बोले क्या ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो गई? हाँ, ये सीआईसी जो है ये कौन सी अथॉरिटी हो गई? बोले क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो गई। और हमने पढ़ा है जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है उनके पास पावर सिविल कोर्ट के ही होते हैं। तो यहां पर भी यही दिया है, इनके पास वही पावर रहेंगे जो सिविल कोर्ट के पास होते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग में। ठीक है, फिर जो भी कंप्लेंट आई है वो उसमें इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करने के बाद अपना डिसीजन देगी, जैसा भी हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अपीलेट अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले क्या मतलब? तो हमने पढ़ा था ना कि अगर पीआईओ से हमने इंफॉर्मेशन मांगी है और पीआईओ इंफॉर्मेशन देने से क्या कर रहा है, एनओ मना कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम पीआईओ के डिसीजन के अगेंस्ट क्या करेंगे? अपील करेंगे। किसके पास? वो बताया है। फिर अगर आपको सिविल और क्रिमिनल के प्रोविजंस याद हो जो मैंने पढ़ाए थे, क्या फर्स्ट अपील होती है, सेकंड अपील होती है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इसी तरह से यहां पर भी अलग अलग दिया है। फर्स्ट अपील दी है, सेकंड अपील के बारे में दिया है, थर्ड पार्टी अपील के बारे में बताया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। वैसे हमने पढ़ा था कि जिस पीआईओ से हमने इंफॉर्मेशन मांगी है, अगर वो इंफॉर्मेशन देने से मना करता है तो पहला वो रिफ्यूजल के रीजंस बताएगा, दूसरा वो ये बताएगा कि किस अथॉरिटी का ये डिसीजन है, तीसरा वो ये बताएगा कि भैया आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कर सकते हो। तो एक तो वो खुद ही बता देगा, दूसरा नहीं तो हमें भी मालूम होना चाहिए, है ना। तो बोल दिया है कि फर्स्ट अपील जो होगी, फर्स्ट अपील समझ लो ना कि पहली बार अपील कर रहे हैं अपन। फर्स्ट अपील जो होगी तो बोले जिस पीआईओ ने हमें डिसीजन इंफॉर्मेशन देने से मना की थी, उस पीआईओ से सीनियर रैंक का ऑफिसर जो है, उस पीआईओ से सीनियर रैंक का ऑफिसर जो है उसके पास अपील होती है। बोले कितने दिन में होती है? बोले 30 दिन में होती है। बोले कब से होती है? बोले जब आपने इंफॉर्मेशन देने से क्या कर दिया था, मना करा था, वहां से 30 दिन में अपील की जा सकती है ना। तो देखें, फर्स्ट अपील उस ऑफिसर के पास होगी जो सीनियर है पीआईओ से, कितने दिन में? 30 दिन में होगी। ठीक है, फिर 30 दिन कब से? तो बोले एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और अगर डिसीजन आ गया था तो डिसीजन आने से। अब अगर 30 दिन में हम अपील नहीं कर पाए, मालूम पड़ा 35वें दिन पहुंचे, तो बोले अथॉरिटी के पास ये राइट होता है कि डिले के सफिशिएंट कॉजेस शो करने पर वो क्या कर सकता है, अपील को एक्सेप्ट कर सकता है वापस से। फर्स्ट अपील किसके पास होगी? बोले जिस पीआईओ का डिसीजन था उस पीआईओ से सीनियर रैंक का जो ऑफिसर है उसके पास। बोले कितने दिन में होगी? बोले 30 दिन में। बोले कब से 30 दिन?
बोले दो सिचुएशन है ना, हो सकता है पीआईओ ने हमें मना किया हो, हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो जब उसने अपना डिसीजन हमें इंटीमेट किया था वहां से 30 दिन। दूसरा ये हो सकता है कि प्रिस्क्राइब टाइम निकल गया बट कोई इंटीमेशन ही नहीं आई, तो जब प्रिस्क्राइब टाइम खत्म हुआ सा वहां से 30 दिन में हम अपील कर सकते हैं। बोले 30 दिन बाद अपील करी तो क्या डिले के सफिशिएंट कॉजेज शो करने पर आप अपील को एक्सेप्ट कर लोगे? बोले हम कर लेंगे, हमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं। फिर सेकंड अपील है ना, सेकंड अपील होती है सीआईसी के पास। अगर सेंट्रल का डिपार्टमेंट था तो सीआईसी के पास, स्टेट का डिपार्टमेंट था तो एसआईसी के पास। सीधी सीधी सी बात है ना। कितने दिन के अंदर होगी? बोले 90 डेज के अंदर होगी। बोले कब से? वही जब से डिसीजन दिया गया था तब से, या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन आया था तब से। फिर ये भी 90 दिन बाद भी अपील को एक्सेप्ट कर सकता है अगर आप डिले के क्या शो करते हो। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि फर्स्ट अपील कितने टाइम में करी? तो बोले फर्स्ट अपील हमने करी 30 डेज में। कब से 30 डेज? बोले पीआईओ के डिसीजन देने से, या उसने डिसीजन नहीं दिया है तो डिसीजन देने का जो लास्ट डेट था तब से। ठीक, फर्स्ट अपील कितने टाइम में डिस्पोज्ड ऑफ करनी है? बोले 30 दिन में। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है कि 30 दिन के अंदर वो क्या कर दे, अपना डिसीजन दे दे। फिर उसका डिसीजन आ गया और उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो हम सेकंड अपील करेंगे। सेकंड अपील किससे करेंगे? सीआईसी या एसआईसी के पास। कितने दिन में? 90 दिन में। कब से? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन आया था तब से 90 दिन। या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने डिसीजन ही नहीं दिया तो बोले कितने दिन में देना था डिसीजन? बोले 30 दिन में। 30 दिन में अगर उसने डिसीजन नहीं दिया तो जब 30 दिन खत्म हो वहां से 90 दिन में हम अपील कर सकते हैं। बोले 90 दिन में अपील नहीं कही तो डिले के सफिशिएंट कॉजेज होने पर आप एक्सटेंशन दोगे क्या? बोले हाँ हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर थर्ड पार्टी अपील है ना, पीआईओ के डिसीजन के अगेंस्ट थर्ड पार्टी अपील भी, फर्स्ट अपील वही 30 दिन में होगी, सेकंड अपील 90 डेज में होगी। एक्सटेंशन के भी प्रोविजंस वही रहेंगे थर्ड पार्टी अपील के केस में। ठीक है, तो लास्ट दिया है कि हमने बोला था कि पीआईओ की ड्यूटी बनती है प्रिस्क्राइब टाइम में हमें इंफॉर्मेशन दे दे। अब प्रिस्क्राइब टाइम में अगर उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ये प्रूव करने का बर्डन उस पर है कि वो सही था, या उसने इंफॉर्मेशन देने से मना की है तो वो सही है, उसका डिसीजन लीगल है, उसका डिसीजन जस्टिफाइड है। ये प्रूव करने की ड्यूटी उसकी बनती है। क्या मतलब? एप्लीकेंट प्रूव नहीं करेगा कि पीआईओ गलत है, पीआईओ खुद प्रूव करे कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। हम तो मान के चल रहे हैं पीआईओ गलत है, लॉ मान के चल रहा है पीआईओ गलत है, बट पीआईओ प्रूव करे कि वो गलत नहीं है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट की नहीं है, अपीलेंट की नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो बर्डन ऑफ प्रूफ lies on PIO that refusal by him to provide information was justified as per law. ठीक है, पेनल्टीज। फिर पीआईओ के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है जो 250 रुपए पर डे से लेकर 25,000 रुपए तक हो सकती है। किन केसेस में? अगर हम उसे एप्लीकेशन देते हैं और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दूसरा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अननेसेसरी डिले कर रहा है। तीसरा, मेलाफाइड तरीके से इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है। फोर्थ, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। फिर इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय ही कर दिया भाई ने, है ना, या अदरवाइज किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करता है एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन रिसीव करने से। वापस से बोले अगर पीआईओ इनमें से कोई भी एक काम करता है तो उस पर 250 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाई जा सकती है। मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है 25,000 रुपए तक। ठीक है, कौन सा काम करें? बोले पहला, हम उसे एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भाई इंफॉर्मेशन दे, भाई हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दूसरा, एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कर ली बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले कर रहा है। तीसरा, मेलाफाइड तरीके से इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है। फोर्थ, इंफॉर्मेशन तो दी, इनकम्प्लीट दी है, इनकरेक्ट दी है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे दी। फिफ्थ, इंफॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय कर दी, खेल ही खत्म कर दिया। ये अदरवाइज हमें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जबकि उसकी ड्यूटी बनती है हमें हेल्प करने की, बट वो हमें क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन रिसीव करने से। ठीक है, फिर जो
जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट दिया है, तो इस मैटर पर, जिन मैटर पर सीआईसी और एसआईसी को राइट है, फिर उन मैटर पर आप कोर्ट के पास नहीं जाओगे। हम कंप्लेंट करने के लिए हमने बोला था ना सीआईसी और एसआईसी के पास जाना है, तो आप चाहो कि कोर्ट के पास चले जाओ, नहीं जा सकते हो। ठीक है। लास्ट, रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो बोले इस एक्ट के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी बनती। चले देखें, तो पहला गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को इस एक्ट के बारे में बताएं, लोगों को अपने राइट्स के बारे में बताएं, है ना। तो डेवलप ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम पब्लिक को एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने के लिए, फिर पब्लिक अथॉरिटी को हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि उन्हें किस तरह से इंफॉर्मेशन देना है, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देना है ना। फिर ये प्रमोट किया जाए कि टाइमली इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाए, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, यूजर मैनुअल रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट इस बिहाफ पर बना दे, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन हम सारी अथॉरिटीज में सर्कुलेट करें कि इनके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन देना है। एंड पीआईओ के बारे में बता दिया जाए कि भाई ये पीआईओ है, ये एपीआईओ है, इनको आपको इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है। अब अगर आप ये चीज देखोगे जो हमने छोड़ा था, दिस वन, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये पूरे चैप्टर का ही क्रक्स है, इसे आप पढ़ लेना, ये हो जाएगा, है ना। ये चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर से 4 से लेकर 6 नंबर तक के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, ये मान के चलो, है ना, बहुत सिंपल। और ये मान के चलो अगर आप लॉ नहीं भी पढ़ रहे हो तो एज अ सिटीजन, क्योंकि ये हमारा राइट है, हमें मालूम होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलो, थैंक यू।